नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों को 4 पद खाली चल रहे हैं। लिहाजा जब भी सीएम या पार्टी के बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा होता है तो प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं और विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाने लगता है। एक बार फिर से इस तरह की चर्चाएं लगातार तेज हो उठी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार में जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इसे लेकर संगठन स्तर पर चर्चाएं पूरी हो गई है। हाईकमान को हरी झंडी के बाद तुरंत ही धामी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं इसलिए तेज है क्योंकि पिछले दिनों पार्टी के कई नेताओं का दिल्ली दौरा हुआ था और अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही उच्च नेताओं की सहमति मिलेगी, उसके बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 सीट खाली चल रही है। साल 2022 में सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद से ही 3 सीटें खाली चल रही थी। इसके बाद साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया, जिसके चलते धामी मंत्रिमंडल की एक और सीट खाली हो गई। ऐसे में वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल में कुल 4 सीटें खाली है। पिछले लंबे समय से इन खाली सीटों को भरे जाने की चर्चा है। अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें एक बार फिर तेज हो गई हैं। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इन अटकलों के बीच ये बात भी काफी स्पष्ट है कि सीएम ने अपनी ओर से कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के संकेत भी नहीं दिए हैं। सोमवार को ही देहरादून में मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों ने कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है, जल्द ही विस्तार की उम्मीद है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों के दिल्ली दौरे के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर संगठन के स्तर से भी दबाव है। इस बार संगठन के भीतर भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गरमा रही हैं। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। माना ये भी जा रहा है कि सीएम के पास कैबिनेट विस्तार के बहाने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन करने का मौका है। सियासी गलियारों में तो ये तक चर्चा है कि कैबिनेट के चेहरे बदलने को लेकर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तक संभव है। हालांकि इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भी अपने विभागों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इधर बार बार कैबिनेट विस्तार की हो रही चर्चाओं को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। दरअसल पिछले दिनों कई पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत बीजेपी के दिग्गजों का दिल्ली दौरा हुआ है। इसके बाद से ही कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों के वरीय नेताओं से मुलाकात हो रही थी, तो दूसरी तरफ देहरादून में सीएम धामी से पार्टी के कई विधायकों ने मुलाकात की, जिससे कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं और तेज हो गई। हालांकि ये नई बात नहीं है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं।
इससे पहले कई बार खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार उम्मीद है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले या फिर ठीक बाद विस्तार संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश और प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सीएम धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरे हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया गया है और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कांवड़िये जल लेकर गए और व्यवस्थाएं भी पूरी सुचारू रूप से चलती रही। वहीं केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंध करने का काम सीएम धामी ने किया। सभी यात्रियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया गया। उन्होंने कहा है कि बड़ी आपदा के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। उधर पीएम मोदी ने भी समय पर हेलीकॉप्टर और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे आपदा से निपटने में मदद मिली। आगे दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द ही इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारतीय मानक अग्नि निवारण के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आग सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन निवेदिता कुकरेती ने की। मानक है उनका अनुपालन फायर सर्विस डिपार्टमेंट कराएगा। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर सेवा के आधार पर और विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की है। इस पदक के तहत सराहनीय सेवा के लिए दल नायक IRB द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया जाएगा, जबकि 5 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से भी सम्मानित किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सीएम धामी ने विपक्षी नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विरोध करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दर्द और उनका ये कहना कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं का विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, शोक करते हैं, समर्थन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा, न ही बयान दे रहा है। विपक्ष से सवाल कहीं से गलत नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय है। मानवाधिकार पर कैंडल मार्च निकालने वाले लोग क्यों गायब हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमें बांग्लादेश जैसी समस्या पर जागरूक रहना होगा और इसके लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया है कि वो समाज को जागरूक करने का काम करें और इसके लिए सरकार भी उनकी मदद करेगी। मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के पहले से लेकर अब तक हिंसा जारी है। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लिहाजा भारत के हिंदू समाज में भी बांग्लादेश सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भारत सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहां पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। 90% बांग्लादेश में प्रताड़ित समुदाय दलित है। हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हिंसक घटनाओं के विरोध में उत्तरकाशी के सभी हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां से हिंदुओं को भारत में वापस बुलाकर उन्हें यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। लोग 3-4 मुद्दों पर ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं। उसमें से प्रमुख मुद्दा बांग्लादेश का है और जो यहाँ अवैध रूप में इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा दुनिया भर के व्यापार के माध्यम से प्रवेश हो रहा है, उसके लिए हम आज ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। एक बहन बेटी के साथ मिलकर 140 इस्लामिक जो जिहादी हैं वो उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। उनकी भारत में आज उत्तरकाशी में हिंदू समाज, सभी हिंदू संगठन मिलकर कड़ी निंदा करता है, घोर विरोध करता है और चेतावनी देता है उन सभी को कि अगर क्या बोलते हैं भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज को लेकर, साधु संतों को लेकर उनको यहाँ से खदेड़ने का काम तत्काल करेगा। इधर हरिद्वार पहुंचे केंद्र सरकार में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से कड़े कदम उठाने की मांग की है, जिससे कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो सके। आपातकाल एक जरूर दौर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में, हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं। मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने भी पलटवार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम धामी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति है और सीएम धामी बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो फिर पीएम मोदी खामोश क्यों हैं? शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी खुद को विश्व गुरु की बात करते हैं, तो बांग्लादेश पर विश्व गुरु क्यों कुछ नहीं कह रहे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी पल्ला झाड़ रही है।
धामी जी तो अजीब सी बातें करते हैं। उनके राज्य में आपदा आई हुई है, केदारनाथ आपदा को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक लोगों के मुआवजे की घोषणा उन्होंने नहीं की। उनको यही नहीं पता कि कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग लापता हैं, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विदेशों में कोई घटना होती है तो उस पर कैंडल मार्च निकालती है। जो ढाका में घटनाएं घट रही हैं उस पर सबसे पहली चिंता व्यक्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय रहते सरकार को चेताने का काम किया था। तब भी अगर आपकी सरकार नहीं चेती और लगातार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप तो विश्व गुरु का दावा करते हैं तो विश्व गुरु वाला रतबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और लगातार हिंदू वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बीच सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार है। सरकार के मुखिया को पार्टी के नेता विश्व गुरु कहते हैं। लिहाजा कांग्रेस पूछ रही है कि बांग्लादेश के मामले में विश्व गुरु की बोलती क्यों बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भारत तिब्बत बॉर्डर से सटे सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं। इसी बीच हर गांव, कस्बे से लेकर नगर शहर तक तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को नशा मुक्ति और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जा रही है। इसी के चलते आज नगर क्षेत्र के विद्यालयों से रैली में पहुंचे बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली है। श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत रानीखेत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया है और इंदिरा बस्ती में तिरंगे का महत्व बताते हुए महापुरुषों के योगदान की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों को तिरंगे वितरित भी किए गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम से पहले कैलाश पंत ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारे कार्यक्रम चलेगा। ये 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दृष्टि से आज मेरा जो है रानीखेत के इंदिरा बस्ती क्षेत्र में भ्रमण हुआ और हमने घरों में लोगों को तिरंगे दी और तिरंगे के महत्व को बताया। हमारी आज़ादी हमको कैसे मिली, उसके पीछे किन किन महापुरुषों का जो है योगदान रहा, बलिदान रहा, उसके बारे में हमने बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को बताया और उन घरों में हमने तिरंगे बांटे, उनके घरों में हमने तिरंगे लगाए। पौड़ी के ब्लॉक सभागार में साधना स्वायत्ता सहकारिता की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता साधना स्वायत्ता सहकारिता के अध्यक्ष दिव्या देवी ने की। बैठक में खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह नेगी समेत कई अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिन्होंने बैठक में पहुंचे लोगों को अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में बीएमएम विजय बिस्ट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में साधना सहकारिता की तरफ से व्यावसायिक कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया है। वहीं बैठक के आखिरी में निर्देशक मंडल का गठन किया गया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अध्यक्ष पद अंजू देवी, कोषाध्यक्ष पद पर सुशीला देवी को सम्मानित भी किया गया। और मैं डीप जिला कार्यालय में सहायक प्रबंधक संस्थाई समावेश के पद पे कार्यरत हूँ। आज साधना क्लस्टर लेवल फेडरेशन की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जितने भी सीएलएफ से जुड़े हुए समस्त शेयर धारकों को दीप परियोजना, एनआरएलएम परियोजना से जिस भी गतिविधि से लाभान्वित किया जा रहा है एवं सरकार के द्वारा जो भी फंड का सहयोग यहाँ पे किया जा रहा है, एक तो उसकी जानकारी देना होता है, दूसरा यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर है उसको भंग करके नए कार्यकारिणी सदस्य की यहाँ पे समिति का गठन किया जाता है। कार्यकर्ता मैं ग्रुप मोबिलाइजर और मैं साधना जो हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक हो रही है, मैं
साधना सहकारिता में बीओडी मेंबर हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे ब्लॉक में पहली बार जब से हमारे समूह संगठन बने हैं तो पहली बार आज हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। वैसे तो ब्लॉक में और हमारे जो फेडरेशन की मीटिंग है वो महीने महीने पे होती रहती है, जिसमें कि हम लोग हर महीने प्रतिभाग करते रहते हैं। पर जो आम सभा बैठक है जिसमें कि प्रत्येक महिला यहाँ पे भाग ले सकते हैं, तो वो आज पहली बार हमारे 2018-19 से जो हमारे समूह संगठन बने हैं वो आज पहली बार समूह की महिलाओं को यहाँ पे प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जो कि आम सभा बैठक रखी गई है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हो रखी हैं और उनको जो भी परियोजनाएं, वैसे तो अलग अलग फेडरेशनों में ये स्टाफ रखे गए हैं जो जानकारी देते रहते हैं गांव-गांव में महिलाओं को। नैनीताल के भीमताल में इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके चलते नगर के बाजार चौराहों पर आवारा पशुओं का झुंड देखने को मिल रहा है। हर जगह रोड में जाम की स्थिति बन रही है। वहीं इन आवारा पशुओं की टोली सड़कों में आपस में लड़ते हुए किसी भी दुकान और रोड किनारे खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों की जान के लिए भी अब आफत बन गए हैं। स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद विधायक राम सिंह खेड़ा की पहल से इन आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई भीमताल नगर पालिका प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन से, नैनीताल के जिला प्रशासन से वार्ता करके और नगर पालिका भीमताल के अधिकारियों के से बात करके, यहाँ के ईओ साहब हैं और सबसे वार्ता करके आज हमने 2 गाड़ियाँ यहाँ से मंगाई हैं। एक रुद्रपुर से मंगा रखी है, एक हल्द्वानी से मंगा रखी है। आवारा पशुओं को हम 2 दिन हमारे अभियान चलेगा भीमताल से आवारा पशुओं को हटाने के लिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सांड हैं इन्होंने हमारी भीमताल क्षेत्र की जनता का पैदल चलना दूभर कर दिया है। हमारे व्यापारियों की दुकानों में, यानी कि दुकानदार ग्राहक दुकानों में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए सब हमारे भीमताल वासी काफ़ी परेशान थे। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोनों जिलों के प्रशासन से आग्रह करके एक गाड़ी उधम सिंह नगर से मंगाई, एक हल्द्वानी से मंगा करके इन आवारा पशुओं को ले जाने का काम करें। उत्तराखंड में अब कई राजनीतिक दल उत्तराखंड की सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए जमीनी संघर्ष पर उतर चुके हैं। डोईवाला में भी राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी ने एक सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लोक दल सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार को हमारा समर्थन है। उत्तराखंड के आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में आरएलडी जनता के बीच जाएगी। वो सरकार से बात करें, लोक दल का डेलीगेशन जाकर ये कहे कि ये किसानों को चाहिए, गांव के लोगों को ये दिक्कतें चाहिए, इसमें हमें कोई इज्जत नहीं। हमको इसमें काम करना और लोक दल को मजबूत करना, ये हमारा ध्येय है। इस हमारी बात नहीं होगी। एनडीए का मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी और लोक दलीय और एनडीए दोनों में से तीसरा है नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है कमोबेश, और यहाँ भी यही है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने राजेंद्र पंत जी को कहा है कि नगर निगम और जो नगर पालिकाएँ वहाँ तैयारी करें, अपने उम्मीदवार ढूंढें। अगर कोई समझौता की बात बनती हो तो, नहीं तो लोकतंत्र में तो चुनाव ही लड़ना होता है ना। हमारी पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव की तैयारी, राजनीतिक दल राज करने के लिए होता है। हमको साधु समाज के मेंबर थोड़ी है कि नगर पालिका में हम बैठे रह जाएंगे। हम नगर पालिका भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, और 27 की तैयारी में हम लोग लग रहे हैं, और 27 के का विधानसभा चुनाव की भी हम लोग तैयारी करेंगे। हम उसी काम के लिए तो मैं हम पहले से टारगेट बेस में काम करने वाले लोग हैं, और उत्तराखंड में आप ये समझिए कि हम हर घर तक, हर गांव तक आरएलडी को पहुंचाने का काम करेंगे। आरएलडी का झंडा डंडा आपको आने वाले समय में हर घर तक दिखेगा। हम बूथ लेवल की कमेटी को बहुत जल्दी तय करेंगे, और हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि अगस्त के माह में हमें अगर ये जवाबदारी मिली है तो इसी महीने में हम प्रदेश की कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से हम कार्यकारिणी बनाने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, इन्होंने भी हमें आश्वस्त किया हुआ कि उत्तराखंड प्रदेश के लिए अभी हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनके पास स्किल इंडिया है,
और शिक्षा में राज्य मंत्री हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर उत्तराखंड प्रदेश में मेरे डिपार्टमेंट से कुछ भी चाहिए जो हम दे सकते हैं उत्तराखंड के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो भी दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपको जो काम करने हैं अपने लोगों के साथ काम करें। हम केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं और वहाँ से अगर हमें कोई आवश्यकता चाहिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आंदोलन करते रहे और एक सरकार जो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।